हैं न्यूज 24 पर सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। इसका मैसूर के बादशाह टीपू सुल्तान के नाम पर आजकल हिंदुस्तान में बड़ी जंग छिड़ी है। कर्नाटक की सरकार ने टीपू सुल्तान के नाम की जयंती मना दी। हिंदुवादियों ने उसका पुरजोर विरोध किया। झड़प हुई, 3 लोगों की मौत हो गई। अब नया दौर धमकियों का चला है। मशहूर नाटककार गिरीश कर्नाड को जान से मारने की धमकी मिली। एक बीजेपी सांसद को भी ऐसी ही धमकी मिली है। इस पूरे विवाद में बहस यह है कि टीपू सुल्तान देशभक्त थे या देशद्रोही। हिंदूवादी गुट टीपू सुल्तान को सांप्रदायिक शासक बताता है। सिद्धारमैया सरकार टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से लोहा लेने वाला महान शासक कहकर सम्मानित कर रही है। ऐसे में आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या टीपू सुल्तान का विरोध मुस्लिम होने की वजह से हो रहा है? क्या कर्नाटक सरकार टीपू सुल्तान जयंती मनाकर हिंदूवादियों को उकसा रही है? और टीपू सुल्तान को लेकर असहिष्णुता का माहौल आखिर क्यों? इन बड़े सवालों पर खास मेहमानों के साथ चर्चा होगी, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कर्नाटक में टीपू सुल्तान के नाम पर टकराव की सियासत थम नहीं रही है। सिद्धारमैया सरकार ने मैसूर के राजा टीपू सुल्तान की 265वीं जयंती मनाई तो हिंदूवादी संगठनों ने उसका विरोध किया। प्रदर्शन के दौरान एक बीएचपी नेता की मौत हो गई। झड़प में गोली से जख्मी हुए दूसरे युवक ने भी दम तोड़ दिया। अब आज 2 बड़े लोगों को जान की धमकी मिल गई। इस बीच कर्नाटक में हुई 2 लोगों की मौत के बाद बीजेपी ने सीएम सिद्धारमैया के इस्तीफे से लेकर सोनिया गांधी के राष्ट्रपति भवन मार्च पर बयान दे दिया। क्या आदरणीय सोनिया गांधी जी बेंगलुरु जाकर, कर्नाटक जाकर वो मार्च करेंगी? क्या वो सिद्धारमैया साहब का रेजिग्नेशन डिमांड करेंगी? बहरहाल हम भारतीय जनता पार्टी से सिद्धारमैया जो कि वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनका रेजिग्नेशन, उनका त्याग पत्र डिमांड करते हैं। बयानबाजियों से अलग दूसरी तरफ धमकियों की राजनीति भी शुरू हो गई। कर्नाड ने कहा टीपू सुल्तान मुसलमान की बजाय हिंदू होते तो उन्हें वही दर्जा दिया जाता जो महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी को मिला है। टीपू सुल्तान को छत्रपति शिवाजी महाराज के समान बराबर दर्जा देना चाहते हैं। मैं इसके बारे में मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा। बीजेपी का आरोप है कि कर्नाटक की सरकार जानबूझकर टीपू सुल्तान के नाम पर भड़काऊ राजनीति कर रही है। सरकार कोई भी कदम उठाने के पहले पब्लिक सेंटिमेंट क्या है इसके बारे में सोचना चाहिए, और आलोचना करने वाले लोग भी थोड़ा सोच के बोलना चाहिए। नोबडी शुड ऐड फ्यूल टू द फायर। दरअसल हिंदूवादी संगठनों का एतराज है कि टीपू सुल्तान देशभक्त नहीं बल्कि सांप्रदायिक शासक था, लिहाजा उसकी जयंती नहीं मनाई जानी चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या टीपू सुल्तान का विरोध सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से है? मनीष कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। तमाम लोगों के अपने अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन विचारों में कट्टरता और यह हिंसा आखिर क्यों? बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे मैं परिचय आपका सबसे पहले करवा दूं। डॉक्टर संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस की प्रवक्ता और सीनियर लीडर, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। राकेश सिन्हा जी हैं, आरएसएस के विचारक हैं। विजय शंकर तिवारी हैं, वीएचपी के प्रवक्ता। प्रोफेसर पीके सचदेव हमारे साथ मौजूद हैं, मशहूर इतिहासकार। और मौलाना सैयद अतहर हुसैन देहलवी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 में। और प्रियंका चतुर्वेदी जी, पहला सवाल आपसे है। चूंकि कर्नाटक में आप लोगों की सरकार है, मुझे जरा ये बताइए और देश की जनता को बताइए, तमाम लोगों को समझाइए कि इस वक्त टीपू सुल्तान की आप लोगों को क्यों याद आई और इससे देश को क्या हासिल होने जा रहा है उनकी जयंती मनाने से? नहीं, देश को क्या हासिल होने जा रहा है और क्यों टीपू सुल्तान की जयंती बनाई जा रही है, ये सवाल तो मैं कहूंगी बेबुनियाद है। आप देखिए, मैसूर के राजा थे, 3 उन्होंने वॉर्स लड़े ब्रिटिशर्स के खिलाफ। आप उनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स देख लीजिए, सोशल रिफॉर्म्स देख लीजिए, किस तरीके से उन्होंने आर्मी में हिंदू कास्ट सिस्टम खत्म करने की कोशिश की, वो देख लीजिए। उस पर हम डिबेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये मैं कहूंगी, एक 18th सेंचुरी के जो राजा थे, उनको अगर उनका नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म और आज के कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म की डिबेट में करेंगे तो मैं कहूंगी बहुत ही अफसोसजनक है। और जिस तरीके की हम राजनीति देख रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में करने की कोशिश कर रही है, उनकी काफी सारी पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और बाकी जो भी उनके एफिलिएटेड ग्रुप्स हैं, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी एक इंटॉलरेंस का माहौल सामने ला रहे हैं कि आज आप उनको उस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि उन्होंने क्या काम किया। अगर हम उनकी बात करें, अगर हिंदुओं को मारने की बात करें, 1 मिनट, लेकिन मैंने ये पूछा कि टीपू सुल्तान की आपको इस वक्त क्यों याद आई? ब्रिटिश मध्ययुगीन शासक की याद इस वक्त क्यों? मैं तो ये भी सवाल पूछ सकती हूँ,
नहीं, मैं ये भी सवाल पूछ सकती हूँ, ब्रिटिश एम्पायर के वक्त इतने हिंदुओं की डेथ हुई, इंडियंस की डेथ हुई, तो आज प्रधानमंत्री को यूके जाने की क्या जरूरत पड़ी? चलिए, संबित अगर पात्रा हम जी यही जवाब सवाल देखेंगे, हम इसी परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कितने लोग मरे, कितने लोग जिए, पर ये नहीं देखेंगे कि उनका शासन कैसा रहा, तो बहुत ही अफसोसजनक रहेगा। वो आप क्यों नहीं देख रहे हैं संबित पात्रा? मैं देखिए, मनाए जो करना है करे, मगर मैं 2-3 बिंदु यहाँ सवाल रखता हूं। नंबर 1, 300 साल पहले के इतिहास को खंगालने की कोशिश आज अचानक क्यों आन पड़ा, और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। प्रियंका जी भी बता नहीं रही है, मैं आशा करता हूं आगे बताएंगी। दूसरी बात, प्रोटेस्ट कौन कर रहा है ये समझना सबसे महत्वपूर्ण है, तभी जाके पूरे पर्सपेक्टिव को हम समझ पाएंगे। वहां भाजपा, विश्व हिंदू परिषद प्रोटेस्ट कर रहे हैं केवल, ये समझना उचित नहीं है। मैं लिस्ट लेके आया हूं। मेलकोट एक स्थान है, उसके जो अयंगार हैं वो एक बहुत बड़ी समुदाय है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुर्ग एक स्थान है, कुर्ग के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैंगलोर करके एक स्थान है, मैंगलोर पे जो क्रिश्चियन समाज है, ईसाई समाज है, कैथोलिक्स इन पर्टिकुलर, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वायनाड के नायर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मालाबार के तमाम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये लोग प्रोटेस्ट की अगुवाई कौन कर रहा है? क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये आप संबित पात्रा जी, प्रोटेस्ट की अगुवाई कौन कर रहा है? प्रोटेस्ट सबके ने कौन कर रहा है? ये जो कैथोलिक्स कर रहे हैं मैंगलोर, वीएचपी आरएसएस नहीं है इसके पीछे? आप सोचते हैं उसकी अगुवाई वीएचपी और आरएसएस नहीं है इसके पीछे? नहीं, आप ये बताइए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जो मैंगलोर क्रिश्चियन एसोसिएशन है, आप कह रहे हैं उसका भी अगुवाई विश्व हिंदू परिषद कर रही है क्या? मुझे ये तो पता नहीं है। हो सकता है आपको पता हो कि विश्व हिंदू परिषद में ये लोग शामिल हो गए हो, मगर मेरे पास ऐसा कोई तथ्य नहीं है कि जो क्रिश्चियन एसोसिएशन है वो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्गत आके वहां से प्रोटेस्ट कर रही है। देखिए, ये लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं ये इनका विषय है। मगर सरकार जब, देखिए, याकूब मेमन की जयंती मनाई है, टीपू सुल्तान की जयंती मनाई। जब याकूब मेमन को फांसी हुई थी, इन्हीं के मंत्रियों ने चिट्ठी लिखा था, भैया स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, याकूब मेमन को फांसी देना। तो आप मनाइए। विचारों को लेकर किसी के प्रति समर्थन हो सकता है, किसी का विरोध हो सकता है, लेकिन हाँ, संबित पात्रा जी, मैं विजय शंकर तिवारी जी से जरा एक जवाब, उसके बाद मुझे राकेश सिन्हा जी के पास भी जाना है। वीएचपी के नेता हमारे साथ। हिंसा क्यों, विजय शंकर तिवारी जी, ये हिंसक विरोध आखिर क्यों करने लगते हैं कि हमारी बात मानो, नहीं मानोगे तो ये होगा? अखिलेश जी, हिंसा की किसने? आपको ये सारा ध्यान करना पड़ेगा कि वहां 100 लोग, 125 लोग ये प्रदर्शन करने गए थे, और किसी बात का विरोध करने के लिए शांतिपूर्वक कोई प्रदर्शन करना संविधान ये हमें हक देता है, और हमने वहां शांतिपूर्वक विरोध दर्ज कराने के लिए प्रदर्शन किया। उसमें वहां की तरफ से विश्व हिंदू परिषद और प्रदर्शनकारियों की तरफ से कोई भी दुर्घटना नहीं घटी है। आपको शायद जानकारी होगी, वहां इसके अतिरिक्त भी 300-400 लोग उपस्थित थे, जिनकी तरफ से ईंटें चलाए जा रहे थे, और टारगेट करके। आपको मैं बता दूं, जो कल जिनकी मृत्यु हुई है वो विश्व हिंदू परिषद के एक चीज बताइए, बताइए, आपकी बात ठीक है, मैं मान लेता हूं आपने नहीं किया जैसा आप कह रहे हैं, ये बात ले लेता हूं। कभी आपको लव जिहाद, कभी धर्मांतरण और इस चीज में कूद पड़े हैं। नहीं, इस विरोध से आपको क्या हासिल हो जाएगा? कांग्रेस से भी सवाल है, क्योंकि मंशा सवालों के घेरे में टीपू सुल्तान याद आए, लेकिन आपको इससे क्या मिल जाएगा? राष्ट्र के पक्ष का कोई भी विषय है, वो इस देश के देशभक्त का कर्तव्य है। राष्ट्रहित में क्या साधने जा रहा है? देखो, इतिहास जो है, इतिहास को विकृत करना सबसे बड़ा अपराध होता है। कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है। ये लेखक कर चुके हैं, ये ऑलरेडी कर चुके हैं। और जो अभी एक बात बार बार कही जा रही है कि अंग्रेजों को भगाया, तो हमारे लिए टीपू सुल्तान और अंग्रेजों में अंतर क्या है? दोनों हमारे ऊपर राज कर रहे थे। टीपू सुल्तान भी हमारे ऊपर राज कर रहा था और अंग्रेज भी हमारे ऊपर राज कर रहे थे। तो हमारे सामने टीपू सुल्तान और अंग्रेज में कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर थे। ठीक है, मैं दहलवी साहब आपके पास भी आऊंगा। राकेश जी, मैं आपसे कमेंट लूंगा सबको सुनने के बाद, इसलिए मैं आपके पास आखिर में आना चाह रहा हूं। प्रोफेसर पीके सचदेव मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं, आप मशहूर इतिहासकार हैं। प्रोफेसर सचदेव, कांग्रेस हो बीजेपी हो, मेरा आपसे यह सवाल है, तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों को, उस वक्त की जो सामाजिक परिस्थितियां थी, उसको अभी के चश्मे से हम कैसे देख सकते हैं? ऐसे है जी कि टीपू सुल्तान के व्यक्तित्व को एक टोटलिटी में देखना पड़ेगा। उसके ऊपर जो आरोप लगाए जाते हैं कि उसने ये प्रताड़ना की, उसने नायर्स की प्रताड़ना की, उसने क्रिश्चियंस की, तो उसकी स्थितियां कैसे थी? मैं एक उदाहरण आज की हिस्ट्री से उसका देता हूं। हिटलर जर्मनी में बहुत पॉपुलर हुआ। जर्मनी के लोगों ने जब तक हिटलर का पतन नहीं हुआ उसको स्वीकार किया, लेकिन उसके पतन के बाद हिस्ट्री दोबारा लिखी गई और हिटलर की असलियत सामने आई। इतिहास पराजित हो जाने वाले, हार जाने वाले और मर जाने वाले व्यक्ति के लिए बहुत क्रूर होता है। ये टीपू सुल्तान के इतिहास से हमें पता लगता है। टीपू सुल्तान
या उसका पिता हैदर अली, उन्होंने एक लंबा संघर्ष अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा। वो लंबा संघर्ष यदि स्वतंत्रता संग्राम माना जाए तो एक व्यू हो सकता है, लेकिन वो लंबा संघर्ष शायद ये नहीं था कि उन्होंने भारत से अंग्रेजों को भगाना था जी। उस समय के इतिहास और उस समय की स्थितियों के अनुसार निरंकुशता एकमात्र शासन प्रणाली थी, इसलिए टीपू और हैदर अली निरंकुश थे। सच्चाई ये है कि जो चेस बोर्ड, जो शतरंज की बिसात जो दक्षिण भारत में बिछी, उसमें उत्तर भारत से जाकर निजाम शामिल हो गए। मराठों ने मुगल साम्राज्य के पतन का लाभ उठाया, पूरे दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, उत्तरी भारत में छाने लग गए। इसी प्रकार से फ्रांसीसियों ने कर्नाटक में और उससे और दक्षिणी क्षेत्रों में अपना साम्राज्य बनाने का कोशिश की। ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो उस समय नेपोलियन और फ्रांस के विरुद्ध यूरोप में एक जीवन मरण के संघर्ष में फंसी हुई थी, उनको ये लग रहा था कि टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों के सहयोग से शायद अंग्रेजी सत्ता को तबाह करना चाहता है। जबकि अगर हम उस समय की डायरीज को पढ़ें, अंग्रेज अफसरों के वृतांत को पढ़ें, तो ऐसा कहीं नहीं लगता कि वो भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों को हटाना चाहता था। अच्छा। वो अपने मैसूर, जिसका कि वो खुद एक यूसर्पर था, उनका मैसूर की गद्दी पर हक नहीं था उसके परिवार का। हैदर अली ने मैसूर के हिंदू शासक को हटाकर गद्दी पाई, उसके बाद टीपू सुल्तान वहां के शासक बन गए। एक यूसर्पर, चारों तरफ से निजाम, मराठों, अब इसमें सारी हर तरह की राजनीति उसमें आ रही थी। उसके लिए ये जीवन मरण का प्रश्न था कि वो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े। मैं यहाँ पर इतिहासकार होने के नाते छोटे में कुछ एक दो इम्पोर्टेंट तथ्य रखना चाहता हूँ। बिल्कुल छोटे में रखिएगा। उसने सुल्तान ऑफ टर्की के पास 2 बार अपने एम्बेसडर्स भेजे। उसने फ्रांस में नेपोलियन को मिलने भी अपना एम्बेसडर भेजा। ठीक है। उसने मॉरिशियस में भी अपना एम्बेसडर भेजा। इन सब के पीछे उसकी मंशा केवल अपना मैसूर बचाने की थी। अच्छा। और मतलब उसका निजी स्वार्थ, वो मैसूर के बाहर क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन आप एक बात मैं आपका और लेना चाहूंगा। बिल्कुल छोटे। उस समय उत्तर भारत में एक फ्रांसीसी सिंधिया का कमांडर इन चीफ था, जो उनकी उत्तर भारत की सबसे बड़ी छावनी, ठीक है, अलीगढ़ का अध्यक्ष था। उसको पत्र भेजे टीपू सुल्तान ने कि आप मेरी फौज को ट्रेन कीजिए, सिंधिया को छोड़कर मेरे पास आ जाइए। और उन सारी चीजों में यही लिखा था कि मुझे किसी भी कीमत पर मैसूर की स्वतंत्रता को बचाना। चलिए, आपने बहुत ही विस्तार से सर ये बातें बताई हैं। अब मैं राकेश सिन्हा जी से एक कमेंट इस पर ले लूं। राकेश जी, लेकिन एक बात यहाँ पर प्रोफेसर सचदेव ने शुरुआत में ही कह दी थी। उन्होंने कहा कि इतिहास को जब आप देखते हैं तो टोटलिटी में देखिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग जानबूझकर उसका एक पक्ष सिर्फ देखना चाह रहे हैं टीपू सुल्तान का? देखिए, एक बात देखिए, भारत के इतिहास के बारे में 2 प्रकार की नैरेटिव हैं। एक नैरेटिव वह है जो कि टीपू सुल्तान को नायक के रूप में प्रस्तुत करता है। एक नैरेटिव वह है जो स्थानीय स्तर पर इतिहास लेखन हुआ है, ओरल हिस्ट्री के द्वारा बातें चलती रही हैं। जब वे बातें सामने आ रही हैं, कंटेस्टेशन हो रहा है, ये एक ऐतिहासिक प्रश्न है। मैं एक उदाहरण देता हूं। C.H. राव ने हिस्ट्री ऑफ मैसूर के वॉल्यूम 3 में 1073वें पेज पर लिखा है कि टीपू के स्वॉर्ड पे, जो उनके तलवार की बात कही जाती है, उस पर स्वयं उन्होंने इंस्क्रिप्शन है। यह इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ कि हमने अनबिलीवर्स को समाप्त करके जीता है। और एक पत्र उनका उद्धृत करता हूं, 19 जनवरी 1790 को उन्होंने सामन खान को लिखा, आई हैव अचीव्ड ए ग्रेट विक्ट्री रिसेंटली इन मालवार एंड ओवर 4 lakhs हिंदूज वर कन्वर्टेड टू इस्लाम। हमने 4 लाख हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। अब एक सवाल उठता है कि इसमें 2 राय नहीं है कि टीपू अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, इसमें कोई 2 राय नहीं है। ठीक है। लेकिन एक शासक का सामाजिक दृष्टि दर्शन क्या है? उनकी सामाजिक दृष्टि और दर्शन में जैसा संबित ने बताया कि उन्होंने चर्च को नष्ट किया, उन्होंने हिंदुओं को जबरन कन्वर्ट किया और उन्होंने इसको एक उपक्रम के रूप में लिया। ये सहज रूप से नहीं हो रहा था, उनका एक राजनीतिक उपक्रम था। इसलिए टीपू का विरोध इस बात का नहीं हो रहा है कि वो भारत के शासक थे या नहीं थे। टीपू का विरोध इसलिए हो रहा है कि जो शासक का सामाजिक, मैं छोटे में आपसे समझना चाहूँ राकेश जी, तो आप ये कह रहे हैं कि टीपू सुल्तान सांप्रदायिक थे?
मैं ये कहना चाहता हूं कि टीपू सुल्तान का मूल्यांकन जिस प्रकार से इतिहास में करके पढ़ाया गया, उसका एक कंटेस्टेशन हो रहा है। अच्छा। उसको स्वीकार करना चाहिए कि एकेडमिक डिबेट है। इसमें राज्य सरकार को जयंती मनाने के लिए कूदने की आवश्यकता नहीं थी। इसने वहां के स्थानीय लोगों के मन मस्तिष्क को दुखी किया है। अच्छा, मतलब राजनीति हो रही, ठीक है। मैं अब दयालवी साहब से कमेंट लेना चाहता हूं सर, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। दयालवी साहब, लेकिन जब गिरीश कर्नाड ये कहते हैं कि टीपू सुल्तान चूंकि मुसलमान थे इसलिए इस तरीके से विरोध हो रहा है, हिंदू होते तो उन्हें वही दर्जा दिया जाता जो छत्रपति शिवाजी को मिला है, उसका क्या मतलब है फिर? देखिए, मैं सबको सुना और मुझको उम्मीद है आप मुझे थोड़ा सा वक्त देंगे। इतिहास की खूबी है वो लिखा नहीं जाता, अपने आप रचता है। सिन्हा साहब और सचदेवा साहब मुझसे ज्यादा ज्ञाता हैं। आपको मालूम है इस देश के अंदर शिवानी और विष्णुई जिस तरीके से लड़े, कालिंगा में अशोक किसके खिलाफ लड़े, राजस्थान में राजपूत किसके खिलाफ लड़ा करते थे, मगध के अंदर चाणक्य किसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा करते थे या साजिशें करते थे। वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं, राजा का एकमात्र धर्म होता है कि अपने राज को बचाना, वो सिर्फ यही करता है। मैं आपको 3 उदाहरण देता हूं उसके सेकुलर होने पे। श्रीरंगापट्टनम, ये कोई किसी मुसलमान के नाम पर नहीं था। सब जानते हैं कि श्रीरंगापट्टनम भगवान विष्णु और भगवान लक्ष्मी की आराधना या उनके नाम पर आधारित उसके कैपिटल का नाम था। ठीक है, श्रृंगेरी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और उसने बार बार कहा, और सिन्हा साहब को मैं पूरे दावे से कह रहा हूं, बैगलिन की किताब द लॉस्ट स्वॉर्ड के अंदर वजाहत के साथ लिखा जो तलवार है, जिसको कहा गया तलवार गुमशुद, तलवार खत्म हो गई, यह खो गई। आपको मालूम होने चाहिए हिंदू की जो 4 महापीठ हैं उनमें श्रृंगेरी जो सबसे बड़ी पीठ है, यानी पुरी के बाद श्रृंगेरी के जो पीठाधीश हैं, पीठाधीश्वर पीठाधीश, आज भी जो ताज पहनते हैं, जिस चौकी पर बैठते हैं, वो किसी और की दी हुई नहीं है, वो टीपू सुल्तान की दी हुई। टीपू सुल्तान की एक अंगूठी का भी जिक्र है जिसका राम लिखा हुआ है, लंदन में जिसकी आखिरी चीज सुन लीजिए सर, आखिरी चीज सुन लीजिए ना, मैंने सबको दे रहा। आखिरी चीज, मेरे नजदीक टीपू सुल्तान हो, मेरे नजदीक अब्दुल हमीद शहीद हो, कोई भी हो, लेकिन बदकिस्मती से कुछ विचारधाराओं के नजदीक एपीजे अब्दुल कलाम ही सबसे बड़े देशभक्त हैं, मैं उनको भी मान लेता हूं। वो एपीजे अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर में लिखते हैं, ये कोई लिखी में यानी हवा की बात नहीं कर रहा, विंग्स ऑफ फायर में लिखते हैं कि मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर से स्पेस की तरफ क्यों आया। ये उनकी किताब में है। कहते हैं 1963 के अंदर जब मैं नासा गया तो नासा के रिसर्चर में मैंने एक किताब देखी, एक मैं पिक्चर देखी जो आप नेट पर गूगल पे अभी भी देख सकते हैं। चलिए, कि ब्रिटिशर पे कोई रॉकेट से हमला, जब मैंने पढ़ा ये कोई और नहीं, आखिरी लफ्ज कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, सिन्हा साहब और पात्रा साहब, ये अबुल कलाम कह रहे हैं। वो कहते हैं, फिर मुझको देख के ये हुआ कि एक भारतीय का महामंडलम उनकी जो यहाँ हो रही है, लेकिन भारत उनको भुला चुका है। मैं इस पर जवाब लूंगा सिन्हा जी से भी, संबित पात्रा जी से लूंगा। तो टीपू सुल्तान क्या महान शासक थे या फिर उनकी जो कार्य प्रणाली रही है उससे यह लगता है कि वो सांप्रदायिक थे, और ऐसे में क्या उनकी जयंती मनाना सही है? सवाल यह भी कि अब जाकर जयंती मनाने की याद सरकारों को क्यों आ रही है, टीपू सुल्तान की जयंती अब क्यों? इन तमाम पहलुओं पर हम बातचीत कर रहे हैं कई खास मेहमानों के साथ। डॉक्टर संबित पात्रा, जरा मुझे यह बताइए, गिरीश कर्नाड ने जो बात कही है कि टीपू सुल्तान मुसलमान की बजाय हिंदू होते तो उन्हें वही दर्जा दिया जाता जो महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी को मिला है, क्या यह बयान सहिष्णुता की परिधि में आता है? देखिए, कर्नाड साहब का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, वो बहुत जाने माने साहित्यकार और एक्टर हैं। मगर उनका कहना कि अगर वो हिंदू होते टीपू सुल्तान तो उनका ये हश्र नहीं होता, वो बहुत प्रसिद्ध होते और शिवाजी जैसे प्रसिद्ध होते। देखिए, ये कभी आज के कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं किया गया, क्योंकि इतिहास तो 100 वर्षों में लिखे जाते हैं। अगर 300 साल पुराना हिंदू है तो गिरीश कर्नाड जी के हिसाब से और तमाम कांग्रेस पार्टी के हिसाब से भी 300 वर्षों से हिंदुओं ने इस इतिहास का दमन करने का प्रयास किया और उसे बड़ा शासक नहीं होने दिया, जिसमें कि कांग्रेस के भी शासक रहे हैं, जो हमारे इससे पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हों या देवेगौड़ा साहब रहे हों, क्या इन्होंने भी हिंदू होने के नाते उसे दमन करने का प्रयास किया? मेरा मानना है कि हिंदू हमेशा से ही सहिष्णु है। हिंदू किसी को दमन करके उसके इतिहास को मिटाने का प्रयास नहीं करता। बाकी हिंदू स्पष्ट कीजिए संबित पात्रा जी, अगर आप कह रहे हैं कि हिंदू सहिष्णु है तो फिर मुस्लिम को आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, आपने मुझे हिंदू पे सवाल पूछा क्योंकि सवाल ही हिंदू रिलेटेड है ना। अच्छा। आपने कहा अगर वो हिंदू होते, मुसलमान नहीं होते तो फिर वो बहुत आगे जाते, उसका मतलब है कहीं ना कहीं हिंदुओं ने दमन किया। ये सवाल ही जवाब लेना चाहूंगा संबित पात्रा जी। प्रियंका चतुर्वेदी जी, तो मेरा बहुत स्पष्ट मत है। देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट मत है कि हिंदू सहिष्णु है। बाकी लोग नहीं समझते होंगे, मगर मैं और मेरी पार्टी समझती है कि हिंदू सहिष्णु है। प्रियंका चतुर्वेदी जी, यही सवाल आपसे,
इस बयान को आप कैसे देखती हैं? क्या यह सही सोचना है गिरीश कर्नाड का? देखिए, मैं गिरीश कर्नाड के बिहाफ में मैं उनकी प्रवक्ता नहीं हूं। मैं अपनी पार्टी का जो स्टैंड है उसके हिसाब से मैं बात कर सकती हूं। अभी संबित पात्रा जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि हिंदू टॉलरेंट है। मैं कहूंगी बिल्कुल सही कहा, हिंदू टॉलरेंट है पर हिंदुत्व इंटॉलरेंट है। जो आज हम प्रोटेस्ट देख रहे हैं कर्नाटक में, वो हिंदुत्व जो एजेंडा फैलाया जा रहा है, जहां हर मुसलमान नाम को गद्दार कह दिया जाता है, अनपेट्रियोटिक कह दिया जाता है, उसको टेररिस्ट के साथ उसका नाम जोड़ दिया जाता है, ये उसका एक हिस्सा आज कर्नाटक में दिख रहा है। और आप सिर्फ ये कहना कि हिंदू टॉलरेंट है बाकी सब इंटॉलरेंट है, मैं कहूंगी कि एक सांप्रदायिक आपने सांप्रदायिकता भड़काने का काम शुरू कर दिया है। साहब मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, मैं नहीं जानती कौन मुझसे अखिलेश जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, विजय शंकर तिवारी हैं, सिन्हा साहब, विजय शंकर तिवारी हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, जो आपसे तिवारी साहब, हाँ तिवारी साहब, मैं यहाँ पे कुछ नहीं करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं तो बस अपना जो पार्टी का पक्ष है, जो सही सच्चाई सामने दिख रही है, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ। हमने उत्तर नहीं, आपने अपना पक्ष रख दिया। आप तो सिद्धारमैया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अखलाक की एक घटना हुई थी तो सारा का सारा दारो मदार पीछे घटनाएं छोड़कर केवल अखलाक की बात हो रही थी। और आज हम चाह रहे हैं कि जो 3 लोग मरे हैं वो इस प्रदर्शन के दौरान मरे हैं, सिद्धारमैया वहां के मुख्यमंत्री टारगेट में हैं, उनको सामने आना चाहिए, वो सामने नहीं आए। आप इस पर चर्चा होनी चाहिए। हम चर्चा आज फिर उसी जो 4 दिन से हम चर्चा कर रहे हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। वहां के मुख्यमंत्री पर चर्चा होनी चाहिए कि उन्होंने क्या किया इस पर। देखो देवी साहब, एक मिनट केवल। मुझे लगता है एक होड़ मची हुई है कि कौन लोग, कितने लोग हिंदू विरोधी काम कर सकते हैं और हम धर्मनिरपेक्षता सामने रख सकते हैं। हम धर्मनिरपेक्ष है, ये प्रमाणित करने का पूरा प्रयास हो रहा है। हिंदुत्ववादी नहीं हूँ, हिंदुत्ववादी नहीं हूँ और आप मेरे प्रवक्ता नहीं है। हिंदुओं के प्रवक्ता आप नहीं है, हिंदुत्व के प्रवक्ता हो सकते हैं। हिंदू परिषद का प्रवक्ता हूँ, मैं हिंदू परिषद का प्रवक्ता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप हिंदू विरोधी हैं, आप हिंदू विरोधी हैं। जब भी हिंदू विरोधी काम होता है उसमें आपका नाम, मतलब कांग्रेस का नाम सामने आता है। सिद्धारमैया को इस समय सिद्ध करना पड़ेगा, सिद्धारमैया को इस समय सिद्ध करना पड़ेगा कि वो सारे समाज के हैं, केवल एक वर्ग के नहीं है, पूरे समाज के। हमको सिद्ध करना पड़ेगा। देखिए सीधी बात ये, तिवारी जी सुनिए, बहन का बात सुनिए। असल चीज ये, यहाँ हिंदू मुसलमान की बात है, इतिहास पे हम बात कर रहे हैं। पहली चीज, जो लोग मारे गए हैं, जाहिरी बात है किसी के भाई किसी के बाप होंगे, हम सबको उनके साथ संवेदना करनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, संबित, मैं आपकी एक बात से कहूंगा, आप चूंकि एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से यहाँ बैठे हैं और आपके नजदीक हिंदू से, चीन या मुस्लिम से, बल्कि आप तो कहीं हर वो भारतीय जो भारतीयता पे विश्वास रखता है, वो सब के सब सहनशीलता के प्रतीक होते हैं। और आखिरी चीज, मैं आपसे प्रियंका पूछना चाहता हूँ, 67 साल इस देश को गुजर गए, कल मौलाना आजाद का बर्थडे था, मैं आपसे भी पूछता हूँ, मौलाना आजाद ये टीपू सुल्तान हूँ, हमको सियासी कारणों से क्यों या पूरे भारत में वो व्यक्ति जो सोनिया गांधी के बाद सबसे ज्यादा कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा, वो व्यक्ति जिसके जमाने में अंग्रेजों को भारत छोड़ो आंदोलन का रेजोल्यूशन पास हुआ, क्या 67 साल में कांग्रेस पार्टी को उसके लिए पूरे भारत में एक एयरपोर्ट का नाम नहीं मिल पाया, एक रेलवे स्टेशन का नाम नहीं मिल पाया? राजनीति मत कीजिए, भारत से इस तरीके की राजनीति मत कीजिए कोई भी। प्रियंका जवाब दीजिए, फिर मैं राकेश जी के पास जाऊंगा। जवाब दीजिए प्रियंका। टीपू को याद आता? मैं सबसे पहले तो सर आपका बिल्कुल जवाब दूंगी, मैं बिल्कुल जवाब दूंगी। अगर आपको शायद याद हो, कल का दिन हमने नेशनल एजुकेशन डे भी घोषित किया था और उनका बिल्कुल सम्मान 67 साल में सरदार पटेल के नाम पे अहमदाबाद में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे कलकत्ता में है, बाल गंगाधर तिलक के नाम से टर्मिनस जो है वो मुंबई में है, राजेंद्र बाबू के नाम से बिहार में है, अबुल कलाम आजाद के नाम से। क्या 67 साल में आपको किसी एक रेलवे स्टेशन का नाम भी याद आया नहीं आया? राजनीति छोड़िए, आगे विकास के काम करिए, लोगों को जोड़ने की बात करिए। चलिए, जवाब दे दिया है। अगर आपको सिर्फ एयरपोर्ट के नाम से ही आपको समझ में आता हो तो मैं जान सकती हूँ, पर इससे बड़ा एक्नॉलेजमेंट क्या है कि आज मौलाना आजाद की बात हो गई। राकेश सिन्हा हमारे साथ, प्रोफेसर सचदेव, मैं आपके पास आऊंगा। विजय जी, ठीक है, विजय जी आपकी बात हो गई। राकेश सिन्हा हमारे साथ हैं, आरएसएस का विचारक है। यही कांग्रेस सरकार है, कर्नाटक। विजय जी आपकी बात हो गई। राकेश सिन्हा जी, टाइमिंग को लेकर सवाल खड़ा होता है। इस वक्त कर्नाटक की सरकार को यह बात क्यों याद आती है कि टीपू सुल्तान की जयंती मना लें, और जयंती 20 तारीख है, उससे पहले ही सारी चीजें हो जाती हैं? अखिलेश जी,
मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भूतकाल वर्तमान में हमारे विभाजन का कारण नहीं बनना चाहिए। भूत के नायक या विलेन ऐसा न करें कि वर्तमान का समाज विघटित हो जाए, विभाजित हो जाए। बहुत अच्छी। जब सियासत इतिहास में कूदती है तो शायद ऐसा ही होता है। मैं एक उदाहरण देता हूं। जब टीपू सुल्तान के बारे में अनेक पत्र सामने आ रहे हैं, आर्काइव से पत्र आ रहे हैं, लंदन इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी जो लंदन में है, इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में है, उससे कई पत्र आए हैं। एक पत्र में उन्होंने सैयद अब्दुल दुलई को पत्र लिखा है 18 जनवरी 1790 को, जिसमें उन्होंने कहा है कालीकट के तमाम हिंदुओं को हमने कन्वर्ट कर लिया है इस्लाम में, और यह जिहाद है जो हमारा उपक्रम है। वो खुद मानते हैं। जब ऐसे पत्र आए तो उनका रीअसेसमेंट हो रहा है। टीपू सुल्तान भारतीय थे, भारत के शासक थे, लेकिन रीअसेसमेंट का अधिकार हम सबको है। जब नए तथ्य आएंगे तो रीअसेसमेंट होगा। प्रोफेसर सचदेव, दिक्कत क्या है? मूल्यांकन के आधार चाह रहा है कोई, ठीक है। मैं एक बात अंतिम में कह दूं, इस पुनर्मूल्यांकन के आधार पर टीपू सुल्तान की सांप्रदायिकता और जिहादी चरित्र सामने आया, इसलिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इतिहास में सियासत के कूदने के कारण विभाजनकारी बातें आ रही हैं। प्रोफेसर सचदेव, हाँ, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में 2 युद्ध हुए। पहला युद्ध हुआ जब गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस थे, दूसरा हुआ जब वेलेस्ली थे। कॉर्नवालिस वो व्यक्ति है जिसकी बैकग्राउंड को समझना जरूरी है, क्योंकि जो तस्वीर टीपू सुल्तान की उस वक्त के अंग्रेज इतिहासकारों ने बनाई, उसके पीछे शख्सियत काम कर रही थी कॉर्नवालिस की। कॉर्नवालिस इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जॉर्ज तृतीय की बहन का बेटा था। ये वही व्यक्ति था जिसको सुप्रीम कमांडर बनाकर अमेरिका भेजा गया जब वहां विद्रोह हो गया, जहां जॉर्ज वाशिंगटन ने उसको पीट कर भगा दिया। वो जॉर्ज थर्ड अपने कजन के पांव में पड़कर उसने एक और मौका मांगा तो उसको भारत गवर्नर जनरल बना के भेज दिया गया। वो हर कीमत पर एक ऐसा युद्ध लड़ना चाहता था जिससे उसकी सैनिक क्षमता जो वो खो चुका था अमेरिका के जंगलों में पुनः स्थापित हो जाए। लिहाजा उसने ऐसे आरोप लगाने शुरू किए टीपू के ऊपर, क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन्स की अप्रूवल चाहिए थी टीपू के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए। इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट की अप्रूवल चाहिए थी। इसलिए अपने दुश्मन को क्रूर बनाओ, इसलिए अपने दुश्मन को सिमिलर उसी तरह की बात है जैसे बुश ने आरोप लगाया ईरान पर, सद्दाम हुसैन पर, इराक पे। तो वो सारी चिट्ठियां, जिनका भी एक चिट्ठी का उल्लेख किया जा रहा है कि लंदन से आई और ये कर राकेश जी कह रहे हैं बात, जो हाँ। उसके पीछे ये है कि कॉर्नवालिस ने युद्ध का एक बहाना ढूंढना था उस वक्त के इतिहास का, चाहे वो बेवरेज हो, चाहे वो मूर हो। प्रोफेसर पीके सचदेव, मुझे एक बात बताइए, आपका अपना आकलन क्या कहता है? बिल्कुल 20 सेकंड में छोटे में जवाब दीजिएगा। उन्होंने टीपू सुल्तान को क्या सांप्रदायिक माना जा सकता है? सांप्रदायिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि अगर वो सांप्रदायिक होता तो जो उसने मोपलाज के विरुद्ध किया, मोपलाज तो मुसलमान थे, और मोपलाज के विरुद्ध जितना दमन उसने किया, ना तो नायर्स के विरुद्ध किया, ना कुर्ग के हिंदू। उसकी दिक्कत, एक मिनट मुझे और दीजिए, बिल्कुल छोटे में सर। उसकी दिक्कत ये थी कि उसने लैंड रेवेन्यू सारी जमीन पर लगाया था, और जैसे कि जितनी, अगर किसी के पास 2 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन पर वो जोतता है तो दूसरे एकड़ पर खाली पड़ा रहता है। किसी शासक ने खाली जमीन पर कभी लगाम नहीं लगाया था, उपज वाली पे लगता था। उसने कहा जो किसान खाली छोड़ेगा अपनी जमीन को, क्योंकि उसको पैसे की जरूरत है। ठीक है, संबित वो हिंदू किसान जो थे, वो प्रताड़ित हो गए। ठीक है, मैं संबित पात्रा जी से जवाब लूं। बीजेपी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। संबित पात्रा जी, इतिहास के इस पक्ष को क्या आप देखना नहीं चाहते या समझ नहीं पा रहे हैं? देखिए, तो मुझे तो लग रहा है कि एक युवक होने के नाते मैं हिंदुस्तान के भविष्य 300 विषय जो फ्यूचर में आने वाले हैं उसकी चिंता करूं, ना कि मैं अभी बैठ के इतिहास पढ़ पढ़ के किसका जयंती मनाना है और किसका जयंती नहीं मनाना है उस पर चिंता करूं। मगर फिर भी आपने प्रश्न पूछा है तो कल देखिए, मेरे से तो बहुत ज्ञानी व्यक्ति हम सबसे, बैंगलोर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो फॉर्मर रह चुके हैं सूर्य नारायण राव, उन्होंने कल एक बहुत बड़ा आर्टिकल डाला अपने फेसबुक में। उन्होंने लिखा है 10 नवंबर जबकि जयंती मनाई गई, वह दिन
ना तो उनकी जन्मदिन की थी ना ही उनकी पुण्यतिथि थी। 10 नवंबर को दरअसल उन्होंने 700 मेलेकोट अयंगर को फांसी पे चढ़ाया था। तो क्या आवश्यकता थी कि 10 नवंबर को जयंती मनाया जाए और पूरे हिंदुस्तान के अयंगर समाज को क्या आवश्यकता थी? दयालवी साहब, आप क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, जब आप सरकार में कांग्रेस और बीजेपी हो, जरा मुझे निष्पक्ष होकर बताइएगा। बात यह है कि इसमें सियासत है। सवाल ये कांग्रेस भी कर रही है सियासत? मैं तो सबके जो भी सियासी पार्टी होती है उनको जाहिरी बात है अपनी अपनी सियासत के मौके होते हैं। राकेश जी हमारे यहाँ मैं समझता हूँ इतिहास जानते हैं, इतिहास पढ़ाते हैं। बड़ी परेशानी ये है मुझको कि जब हम बात करते हैं इतिहास की तो हम कहते हैं साहब ये सारा इतिहास तो जो फला लोगों के बारे में अंग्रेजों ने लिखा है, लेकिन जब टीपू के बारे में बात आती है हम कहते हैं कि ये खत, उसी खत में 18 अगस्त 1791 का जो हमारे साथ सैयदवा साहब यहाँ बैठे हैं, जो शंगेरी के पीठाधीश्वर ने खत लिखा और जिसमें कहा है कि पेशवा के सैनिक लगातार 8 मरतबा खजाना लूट के ले गए हैं, आप आइए और आके मेरी मदद कीजिए। 20 लाख उस जमाने में मुद्रा उसने पीठाधीश्वर को भेजी और आज भी शंगेरी के मंदिर में होता है। तमाम पक्ष हमारे दर्शकों के सामने। राकेश सिन्हा जी, आखिरी कमेंट में आपसे चाहूंगा, वक्त बिल्कुल भी नहीं है, मुझे जरा यह बताइए क्या इस देश का विकास गड़े मुर्दे उखाड़कर होगा? वर्तमान में हम जिए या इतिहास में? नहीं, देखिए इतिहास में विमर्श होता रहे, एकेडमिक विमर्श होता रहे, लेकिन सरकार जब उसमें पढ़ती है और इतिहास के ऑब्जेक्ट को वोट बैंक का ऑब्जेक्ट बनाती है तो ये समस्या खड़ी होती है। कर्नाटक सरकार ने शुद्ध रूप से राजनीति की है। राजनीति का आप जो कह रहे हैं उसमें प्रियंका जवाब देना चाहेंगे, लेकिन मैं माफी चाहूंगा प्रियंका। और आपके प्रोटेस्ट राजनीति नहीं थी, आपके प्रोटेस्ट। चलिए, आप लोग एक दूसरे पे आरोप इस तरह से लगा रहे हैं, हमारे दर्शकों के सामने ये सारी चीजें आ चुकी हैं। हमारे साथ इतिहासकार भी थे, तमाम पक्ष हमारे दर्शक ये तय कर सकते हैं टीपू सुल्तान को लेकर क्या वाकई राजनीति हो रही है या फिर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का आज इस चर्चा में शिरकत करने के लिए।